हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश तिवारी और मेरी क्लास संकरा फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कल की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक, कल की वीडियो लेक्चर्स में हम जो पढ़े थे आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र पर हमने बल युग्म के बारे में पढ़ा था कि कोई अगर एक वैद्युत विध्रुव लेते हैं और उस पर बल युग्म का प्रभाव, तो इस बल युग्म के प्रभाव में हमने बल आघूर्ण के बारे में पूरी जानकारी पिछले वीडियो में ले ली। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पिछले वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर जरूर देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम इस बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला निकाले थे टाउ इज इक्वल टू क्या था, पी साइन थीटा। इस पर कुछ कंडीशंस को आज स्टडी कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या कंडीशन हो सकता है। पहला ले लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थर्ड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा, तो टाउ जो होगी, अगर आप इस फॉर्मूले पे थीटा की जगह 0 रख के देखो तो क्या मिलेगा, पी साइन 0। क्लियर है, और साइन 0 की वैल्यू 0 से टाउ बराबर कितना होगा 0। अब इस टाउ इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, तो मैं आपको इस चित्र से समझाता हूं। थीटा बराबर 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और यहां पर आपने विद्युत द्विध्रुव को इस तरह से रख दिया ऐसे। यहां पे कोण अगर आपसे पूछा जाए कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 0 डिग्री का। मतलब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या है, समानांतर है। तो जब ये समानांतर हो तो ऐसी स्थिति पर ना तो ये घूर्णी गति करेगा, मतलब घूर्णी गति होगी क्या इस पे, तो घूर्णी गति नहीं होगी क्योंकि कोई लंबवत दूरी नहीं है बलों के बीच में, क्रिया रेखा एक ही लाइन पे आएगा। ठीक, स्थानांतरित गति होगा क्या, स्थानांतरित गति भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बल बराबर और विपरीत होने के कारण इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। तो पहली वाली स्थिति याद रखना। ठीक है, सेकंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो बोला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर मैं आपको उसको चित्र से समझाऊं तो कैसे हो जाएगा। फिर से हम एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं ई। अब जो बल युग्म रखा हुआ है वो है ऐसे, मतलब यहां ऐसे रख दिए, यह माइनस की और यह है प्लस की। क्लियर, अब बल लगेगा तो बल एक इस तरफ लगेगी और एक इधर लगेगी, बल बराबर और विपरीत बल। तब इसके कारण यहां पर आएगा बल युग्म का आघूर्ण टाउ। ठीक है, ये अधिकतम होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए जब आप सॉल्व करोगे सूत्र में मान रख करके, तो पी साइन 90 होगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना, तो साइन 90 का वैल्यू होता है मैक्सिमम 1 होता है। तो टाउ बराबर कितना हो गया, पी ई। क्लियर है, इसको बोलते हैं अधिकतम बल युग्म या बल आघूर्ण की स्थिति। ठीक है, तीसरा कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका मतलब क्या हो गया, वो 0 के जैसा ही है लेकिन वो रोटेट हो गया एक बार, है ना, स्थिति में परिवर्तन हो गई। ठीक, 180 डिग्री आ गई तो टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो पीई कॉस साइन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और यहां पर भी वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, यहां इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति को, और इसको कहा जाता है अस्थायी संतुलन की स्थिति। ये क्या है सर, ये कैसे हो गया, तो ये जब हम आगे चल के ऊर्जा निकालेंगे ना, ऊर्जा घूमने के कारण विस्थापन हो रही है, कोणीय विस्थापन, ऊर्जा निकलेगी। तो जब ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखना स्थायी संतुलन की स्थिति और अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, इतना। अब टॉपिक को और आगे बढ़ा लेते हैं, इसी में कंटिन्यू, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें क्या था, एक समान था ना, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मान लो असमान विद्युत क्षेत्र। अगर कोई असमान विद्युत क्षेत्र है और इस पर किसी विद्युत द्विध्रुव पर रखें विद्युत द्विध्रुव को,
तो उस पर बल युग्म लगेगी, किस प्रकार की गति होगी उस पर देखते हैं। तो असमान विद्युत क्षेत्र है, जैसे इस असमान विद्युत क्षेत्र पर जब आप किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हो तो इस वैद्युत द्विध्रुव में दोनों प्रकार की गति संभव है, मतलब घूर्णी गति भी हो सकता है, साथ ही साथ स्थानांतरित गति भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि उसमें बल घूम भी सकती है वो, और वो आगे पीछे गति भी कर सकती है। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंडीशन अप्लाई करके। पहला कंडीशन दे देगा, स्थिति पहला। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। स्थिति पहला कि जब स्मॉल p तथा e क्या हो, ये हो समानांतर। समानांतर मतलब दिशा समान हो। ठीक, p तथा e समानांतर हो, या ब्रैकेट में ले देता हूं समान दिशा में। अब थोड़ा मैं इसको चित्र से समझा रहा हूं ना। समान दिशा में का मतलब क्या है? समान दिशा में का मतलब ये है, चित्र से समझना इस तरह से। ये हम लोग ले लिए, यहां पे थोड़ा मैं इसको केवल एक लाइन से दर्शाता हूं। ई, यहां ध्यान रखना ई जो है ना वो क्या है, ई असमान विद्युत क्षेत्र है, एक समान नहीं। अभी हम असमान वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ई क्या हो गया, असमान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसकी दिशा जा रही है इस तरफ। अब मैं यहां पर ले लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश। अब इस पर आघूर्ण काम करेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये इसकी दिशा है स्मॉल p, माइनस से प्लस की तरफ। ध्यान देखो चित्र में E और P की दिशा एक समान है, इसलिए मैंने लिखा समान दिशा में। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस स्थिति पर इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल लगेगा, क्या इसका नेट बल शून्य होगा? नहीं, इसका कुल बल शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्षेत्र कैसा है, असमान है। ठीक, पहली चीज याद रखना, मतलब ये स्थानांतरित गति करेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये किस तरफ गति करेगी। तो इसकी गति की दिशा जो होती है ना, क्षेत्र की दिशा की ओर, या फिर आप समझ लो P की दिशा की ओर। जी चलिए हम देखते हैं इसको आगे। हमने क्या लिया, माइनस और प्लस आवेश ले लिए, और यहां मैंने लिखा पहली स्थिति जब P और E क्या है, समानांतर है, मतलब समान दिशा में। ठीक है, मैंने P और E की दिशा को क्या किया है, एक ही दिशा पे लिया है, समान दिशा पे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहां परिणामी बल क्या होगा। तो परिणामी बल समझने से पहले इस चित्र को थोड़ा और समझ लेते हैं। यहां पर देखो ये माइनस है, ये प्लस है। तो प्लस जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र जा रही है ना, उसी दिशा में तो आपका क्या होता है, धनात्मक की दिशा होती है। तो ये धन आवेश पर बल जो होगा वो आगे की तरफ लगेगा इस दिशा में, ऋण आवेश पर बल उसकी विपरीत दिशा में होगा। और इनका अगर हमें परिणामी निकालना है तो इसकी परिणामी हमें मिलता है किस दिशा में, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है ना उसी दिशा में। मतलब जो विद्युत क्षेत्र का दिशा है उसी दिशा की ओर ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये उसी दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब आती है दूसरी स्थिति जब P और E प्रति समानांतर हो। प्रति समानांतर मतलब उल्टा हो गए, जस्ट विपरीत एक दूसरे के, मतलब E और P का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया हमने। तो यहां पर ध्यान देना, जहां E आगे की तरफ जा रहा है तो धन आवेश पर भी बल आगे की तरफ जाएगा, जहां E उधर धन आवेश जाता है पर बल लगेगा तो उस तरफ बल लगेगी, और माइनस आवेश पर उल्टे दिशा में। अब इसका परिणामी बल कैसे होगा, तो इसका परिणामी बल काम करता है घटते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा में। घटता हुआ मतलब उल्टे डायरेक्शन पे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन पे काम करता है। ठीक, तो अब इन दोनों चित्रों को कॉपी में बनाओ और इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और ना समझ में आए तो फिर इसको रिपीट करना वीडियो। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताना। इससे रिलेटेड हम आपको कराते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, क्या क्वेश्चन है एक, तो जो क्वेश्चन आप पहले से सुनते आ रहे हो उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई जब हम बाल से, सूखे बाल से, है ना, ये ले लेते हैं शुष्क, ये है हमारा शुष्क बाल, और इस शुष्क बाल पे हम क्या किए, आपका केस है ना, बाल मतलब केस, हमने कंघी को
घर्षण कराया, ये पहले भी आप इस क्वेश्चन को सुन चुके हो। कंघी को हम घर्षण कराते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, और जैसे ही हमने कंघी को रगड़ा, कुछ देर के बाद जैसे हम कंघी को जब हटाते हैं, है नहीं, बाल से, तो कंघी क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो ये हो गया आवेशित कंघी। थोड़ा ध्यान से सुनना कि मैं समझा के आ रहा हूं, है ना। आवेशित कंघी। अब इस आवेशित कंघी के समीप जब हम क्या करते हैं, छोटे 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 कागज के टुकड़े, जैसे हम इस कागज के टुकड़े के समीप इस कंघी को लाते हैं, कागज का टुकड़ा इसकी तरफ क्या करता है, क्या करता है भाई, बल का अनुभव करता है। कैसा बल, आकर्षण बल। अब सवाल यहीं पे आपको इस क्वेश्चन को वाइवा में, इंटरव्यू में आपको इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया चलो कंघी तो आवेशित हो गई, कागज आवेशित है क्या? कागज तो आवेशित नहीं है, नहीं है ना, कागज तो नॉर्मल था। तो ये अनावेशित चीज को ये आवेशित चीज कैसे खींच ले रही है, जबकि नियम ये बोलता है कि दो विपरीत आवेश होते हैं तभी उनमें आकर्षण होगा। यहां आकर्षण हो रही है तो कारण क्या है, क्या आकर्षण हो रही है? तो यही जो कारण है ना, इसका कारण, इस आकर्षण बल का कारण, इसका कारण अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किए थे, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ही आप इस कंघी को, इस कागज के, मैं थोड़ा कागज को जूम कर देता हूं अब, है ना, समझ लो कागज का टुकड़ा, ये कंघी कागज के टुकड़े के पास आती है ना, तो यहां पर एक तरह से होता है प्रेरण। क्या होता है? प्रेरण की घटना होती है। प्रेरण होना मतलब आवेश का ध्रुवीकरण होना, ध्रुवित हो जाना, बढ़ जाना, जो पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो जैसे ही प्रेरण होता है, प्रेरण होने के कारण यहां पर जाती है माइनस चार्ज, ठीक, और सब को लेते हैं कि यहाँ प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी तरफ इस तरह से आकर्षित हो जाएगी, ठीक है। कंघी एक्चुअली प्लास्टिक का बना होता है, तो प्लास्टिक में ऋण आवेश होता है, तो इधर आएगी धन आवेश, सुधार लेते हैं, और इधर आएगी ऋण आवेश ना। इनके बीच में क्या होता है, यहाँ ऋण आवेश था, यह धन आवेश हो गया, इसकी तरफ क्या हो गई, आकर्षित हो गई, ठीक है। और ये प्रेरण के कारण होगा क्योंकि यहां पर हो रहा था एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र, है ना भाई, किसका विद्युत क्षेत्र था, कंघी का। तो कंघी के विद्युत क्षेत्र में ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। और कंघी का विद्युत क्षेत्र कैसा है? असमान विद्युत क्षेत्र है। तो मैं एक लाइन में लिख देता हूं इसका आंसर, ध्यान से सुनिएगा। आपको फाइनल आंसर लिखना क्या है कि आवेशित कंघी असमान क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक, और इस असमान क्षेत्र पर रखा हुआ कागज का टुकड़ा प्रेरण होने के कारण वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और एक बल का अनुभव करता है। परिणामी बल उसको किसकी तरफ खींचती है? आवेशित कंघी की तरफ खींचती है। इसीलिए कागज का टुकड़ा कंघी से जाकर के चिपक जाता है। क्लियर? ठीक, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा टॉपिक करते हैं। टॉपिक क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव जैसे ही इस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखती है, वो घूमती है। आप ये तो समझ गए कि उसमें बल आघूर्ण काम करेगा। तो घूमने के कारण कार्य हो रहा है, कोणीय विस्थापन हो रही है। तो हम इस कार्य की करते हैं गणना, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर को लेकर, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। अभी तक तो ये चित्र याद हो जाना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करना बार बार आप। तो हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा कोण घुमा रहे हैं। तो डी थीटा कोण घुमाएंगे मतलब पहले छोटा काम निकालेंगे। तो छोटा काम मतलब मैं लिख दिया डी डब्ल्यू, ठीक। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में? कार्य कब माना जाता है? जब किसी पर बल लगे और बल लगने के साथ साथ उसमें विस्थापन हो। तो यहां पर बल की जगह क्या लग रहा है? बल आघूर्ण, मतलब हम लिखेंगे टाउ, और विस्थापन की जगह पर हो रहा है कोणीय विस्थापन डी थीटा, और इसके बीच में ये गुणनफल, अदिश गुणनफल। क्लियर है? अब हमारे पास क्या टाउ का फॉर्मूला है? हाँ है पी साइन थीटा। पिछले लेक्चर्स और आज के लेक्चर्स में रिपीट हो रहा है, पी साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा, ये निकल गया डी डब्ल्यू, मतलब हमारा पहला समीकरण निकल गया। अब हम निकालते हैं, कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। भाई ये तो छोटा काम था, अब हम काम को बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा कोण से घुमा लेते हैं। तो यहाँ कंडीशन ले लेते हैं, यदि कहां से कहां तक,
मतलब यहां लिख लेते हैं, अतः θ1 से कहां तक, θ2 तक, है ना, घुमाने में किया गया कार्य, ये लिमिट बता रही है कि हम कहां से कहां तक काम को निकाल रहे हैं। तो ये बन जाएगा बड़ा, यहां लग जाएगी लिमिट, कहां से कहां तक, θ1 से θ2, और जो ये क्वेश्चन है उसको लिख दो PE sin θ d θ। क्लियर यहां तक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई, इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल है कि हम जिसके सापेक्ष में कर रहे हैं, किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो जिसमें थीटा है केवल उसी वश का इंटीग्रेशन होगा, बाकी को निकालो बाहर। तो P निकल गया कहां, बाहर। अंदर क्या बचा, θ1 to θ2, ये निकल गया sin थीटा और d थीटा। क्लियर, ये तो समझ में आना चाहिए। 11वीं क्लास का इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा है। बाहर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, W बराबर P हो जाएगा। साइन का क्या होता है जी, साइन का समाकलन, इंटीग्रेशन को समाकलन, साइन का समाकलन माइनस कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और यहां लगा दिए लिमिट θ1 θ2, निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। W बराबर, माइनस को निकाल दो बाहर, माइनस PE, एक बार लगाओ उच्च सीमा, है ना, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह और निम्न सीमा। क्यों बीच में माइनस का चिन्ह आता है, क्योंकि इनके बीच में ही समाकलन कर रहे हैं, तो बीच की वैल्यू निकालना है। तो अधिकतम से न्यूनतम को माइनस कर दो तो मध्य वाली वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो चलो देखते हैं, तो हो जाएगा माइनस PE। अब मैं माइनस को अंदर ले जाता हूं, चलो, जब मैं माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE, केवल इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, तो माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। ठीक है, अब सामने माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लस वाले को सामने लिख दो। तो W बराबर हो जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे θ1 और θ2 की जो वैल्यू है वो अभी फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे θ1 और θ2 की वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक, चलिए आज की लास्ट टॉपिक करते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सबसे पहले काम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर हमें स्थितिज ऊर्जा निकालना है। पहले हमने बल आघूर्ण निकाला, फिर हमने कार्य निकाल ली, अब हम आ गए स्थितिज ऊर्जा। रिलेटेड टॉपिक है। स्थितिज ऊर्जा कब आती है, इसको समझने के लिए भाई हमने खिलौना खेला चाबी वाला। चाबी वाले खिलौने को जब हम घुमाते हैं तो घुमाने के कारण उस पर क्या हो जाती है, स्प्रिंग पे ऊर्जा आ जाती है और छोड़ने पे गाड़ी आगे बढ़ती है ना। मतलब स्थितिज ऊर्जा आई कहां से, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस पर स्थितिज ऊर्जा कहां से आएगी। तो जो बल आघूर्ण इसको घुमाएगी ना, रोटेट करेगी, तो इसके घूमने के कारण जो कार्य होगा, कार्य का ही ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। क्लियर। तो यहां पे क्या है, स्थितिज ऊर्जा कहां से मिला, कार्य से मिला। कौन सा कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। ठीक है, मतलब हमें कुल मिलाकर के जो ऊर्जा निकालना है ये हमें कार्य ही चाहिए। कार्य का इंटीग्रेशन करेंगे, जो पहले कर रहे थे ना पिछले क्वेश्चन में, वही करेंगे। लेकिन कहां से कहां तक, कौन सी सीमा, तो यहां पर सीमा बताया गया है π/2 से थीटा। अब ये क्या है, तो π/2 की जो स्थिति, मैं यही लिख देता हूं ना, π/2 की स्थिति को बोलते हैं मानक स्थिति, ठीक, और इसको बोलते हैं वर्तमान स्थिति। अब आपके मन में फिर सवाल आएगा कि सर मानक स्थिति क्या है। तो मानक स्थिति क्या है, तो वह स्थिति जहां पर वैद्युत द्विध्रुव की जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी क्या होगी, शून्य, उसको बोलेंगे मानक स्थिति। सर ये कैसे आ गया जीरो, तो जब हम सूत्र निकालेंगे तो वहां एक बार और कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। अभी याद रखिए मानक स्थिति मतलब जहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगी। तो हम वहां से गणना करेंगे कहां तक, वर्तमान स्थिति तक। जो कार्य होगा वही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो फाइनली आप लिखोगे क्या कॉपी में कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब हम इसकी करने जा रहे हैं गणना। मैं इसको हटा देता हूं, समाकलन हल करते हैं तो। ठीक, क्या हमारे पास dw का फॉर्मूला है? हाँ है भाई, अभी पिछले इस क्वेश्चन में पढ़े हैं। dw बराबर क्या था? बल गुणित विस्थापन। तो ये हमारे पास था PE sin थीटा इंटू डी थीटा। किसका फॉर्मूला है? dw का। यहां पेस्ट करो उसको, तो क्या हो जाएगा? ये π/2 और ये हो जाएगा थीटा। ये हो गया PE sin थीटा और डी थीटा। अभी अभी समाकलन करना सिखाया हूं मैं। ठीक, कि जिसके साथ थीटा हो वही बस अंदर रहेगा, बाकी बाहर। तो इसको कर दिए बाहर। साइन का ये होगा, पिछला साइन का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और इसकी जो उच्च सीमा है थीटा, निम्न सीमा है π/2। π/2 मतलब 90 है ना। माइनस को कर दो बाहर, तो ये क्या हो जाएगी? कॉस थीटा, और बीच में उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा के लिए क्या रखेंगे? कॉस π/2। ये समझ में आया ना? ठीक, अब इसके आगे कर लेते हैं। इसमें u बराबर क्या हो गया? माइनस PE बाहर रहेगा, और एक बार cos π/2, इसका मतलब क्या है? π/2 मतलब cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है? कितना होगा जी? 0। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? ये cos थीटा माइनस 0। ठीक, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। फाइनली u बराबर कितना होगा? माइनस PE cos थीटा। ये u का फॉर्मूला है। ठीक, यहां ऋण चिन्ह क्या बताता है? यहां ऋण चिन्ह बताता है कि जो आप घुमा करके, जैसे इसको घुमाकर वापस यहां लाओगे ना, तो ये ऊर्जा जो क्या करेगी? उसको वापस उसकी पूर्वावस्था में ले जाने की प्रयास करेगी। मतलब विस्थापन के विपरीत ओर ये ऊर्जा का डायरेक्शन होता है, जो उसको ऋणात्मक में दर्शाता है। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे थोड़ा सा स्थिति, वो मानक की स्थिति क्या था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक कॉपी में नोट कर लेना। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं? कंडीशन अप्लाई करते हैं, अलग अलग कंडीशन। तो स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति वही फिर से थीटा बराबर 0, दूसरी स्थिति थीटा बराबर 90 डिग्री, और तीसरी स्थिति ले लेते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 होगी, क्या था फॉर्मूला? u बराबर, यहां मैं लिख देता हूं, माइनस PE cos थीटा। ये है u का फॉर्मूला। अब आप थीटा की जगह 0 रखो, तो क्या हो जाएगी? u बराबर कितना आएगा जी? माइनस PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितना? 1। तो u बराबर कितना आया? माइनस PE आया ऋणात्मक में। ठीक, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, u की वैल्यू। ठीक है, 90 रख के देखो। जब थीटा 90 रखोगे तो u बराबर कितना आएगा? माइनस PE cos 90, और आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो u बराबर कितना हो गया? 0। जब u बराबर 0 हो गया, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मानक की स्थिति, स्टैंडर्ड कंडीशन। यही है मानक की स्थिति। कौन सी स्थिति? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कैसा? लंबवत। जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव को रखा जाए, तब वहां पर क्या होता है? 0 मिलेगी। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री रखोगे तो क्या होगा? u बराबर माइनस PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितना आएगी? -1 होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना भैया। तो क्या हो गया आंसर? PE, मैक्सिमम कंडीशन। ठीक, तो इसको कहा जाता है, थीटा बराबर 0 की स्थिति को कहते हैं स्थायी संतुलन, और इसको कहा जाता है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन। ठीक, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको 180 रोटेट करा दिए, वो ऊर्जा जो थी वो धनात्मक में आ रही है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? अस्थायी संतुलन की स्थिति पर पहुंच जाएगी। क्लियर? तो आज की क्लास से रिलेटेड आपके मन में जो डाउट होगा, जो कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताएं। ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।